हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आर.एस. शर्मा, जो हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और प्राचीन इतिहास का भारत जो आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो इसके ये सारे चैप्टर्स हैं। तो ये बुक हो गई, ये चैप्टर्स दिखा दी मैंने। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की। तो बात ये है, मैं पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ, जिसमें मतलब कि बेसिक जो बातें होती हैं कि शताब्दी क्या होता है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आए, उससे अच्छा है कि शुरू से ही पढ़ लें। और फिर ये बुक मैं आपकी पूरी कंप्लीट करा दूँगी चैप्टर वाइज। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं वैसे वीक में मैं 2 या 3 वीडियो डाल दूँगी, और आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया और सपोर्ट किया तो मैं और वीडियो भी डाल सकती हूँ। डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन या बेसिक ऑफ हिस्ट्री। बेसिक क्या है? पहले है कालक्रम, टाइमलाइन, मतलब कि पहले हम ये पढ़ लेते हैं टाइमलाइन का। इम्पोर्टेंट ये है, बहुत से लोगों को एडी या बीसी या ईस्वी पूर्व या ईस्वी में डिफरेंस नहीं पता होता। तो जो ईस्वी है ना, वो हम पहले मानते हैं कि ईसा का जन्म हुआ था, उसके बाद का जो समय है वो है ईस्वी, और उससे पहले का जो समय है वो है ईस्वी पूर्व। तो ईस्वी पूर्व जो घटनाएं हुई, जो ईसा के जन्म से पहले जो घटनाएं हमें पता चली हैं, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो हमने पता चला कि हड़प्पा सभ्यता है वो 2700 ईस्वी पूर्व से लेके 1700 ईस्वी पूर्व से है, 1750 तक। तो हमें ये कैसे पता चला? तो ये हम खुदाई करी तो हमें ऐसे पता चलता रहता है। तो वो हमने मान लिया कि ईसा का जन्म को जो मानते हैं वो हम जीरो के बाद 1 2 3 ये आ गया एडी या ईस्वी। तो ये हमने शुरू कर दिया। यहाँ हमने 1 2 3 क्योंकि फिर घटते क्रम में शुरू हो गया ना, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर हम मान ले तो फिर कोई और खोज होगी। तो जैसे अगर हम मान लिया हड़प्पा मिल गई कि 27 यहाँ कर दिया, तो पता चला हमें कोई इससे पुरानी मिल गई, तो यहाँ से हम 1 से कर देते हैं, 1 0, यहाँ से 1 2 3 4 होता और यहाँ से 1 2, ये कंप्लीट। अब कालक्रम पे कैलेंडर, कई तरह के कैलेंडर हैं। पहला है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम अभी भी फॉलो करते हैं, जनवरी फरवरी, वो इंग्लिश कैलेंडर है और ये ईसा के जन्म के बाद है। दूसरा कैलेंडर है शक कैलेंडर, ये हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं और ये अपने देश का नेशनल कैलेंडर है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 एडी के बाद में शुरुआत माना जाता। और भी बहुत सारे कैलेंडर हैं, जैसे विक्रमादित्य कैलेंडर जो 57 BC में हुआ था। एक है गुप्त जो स्टार्ट हुआ था 319 एडी में। तो ये हो गए कैलेंडर की बात। अब हम करते हैं शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? जैसे कि किसी ने बोल दिया कि यह सेंचुरी, 5th सेंचुरी या 5वीं शताब्दी, तो क्या है? तो वो समय कौन सा है? वो होगा 401 से लेके 500 तक का जो समय होगा वो होगा शताब्दी में। वो शताब्दी ईस्वी पूर्व भी हो सकती है और ईस्वी भी हो सकता है, एडी भी और बीसी में। तो आप उस हिसाब से लगा लेना। अगर 5वीं सेंचुरी बोली है तो आपको तो वो आएगी 41 से 500 तक, 401 से 500 तक आ जाएगी, याद। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कालक्रम, या जो भारत का इतिहास है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो प्राचीन इतिहास है उसका समय का है 700 एडी तक का माना गया है। 701 एडी के बाद 18वीं सेंचुरी तक के समय को मध्यकालीन इतिहास का माना गया। अब आप 18th सेंचुरी से समझ गए होंगे 18th सेंचुरी क्या है, 1701 से लेके 1800 तक की। अगर आपको फिर भी डाउट हो ना तो आप ऐसे कर लिया करो, 1800 है उसको बाद में लिख दो और 1701 से शुरू कर दो। और आधुनिक काल है 18th सेंचुरी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद की जो है वो आधुनिक काल में है। अब
अब आगे के टॉपिक ये रहे। हाँ, आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ऐसे नोट्स फॉर्म में पढ़नी है या फिर बुक में ऐसे फ़ोटो दिखा के वहाँ से पढ़ाऊँ। तो आप जिस तरह बताएंगे मैं उसी तरह पढ़ा दूँगी। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन का तो नोट्स से ही पढ़ लीजिए। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, जो बुक में मिलेगा, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल में आ जाएगा जैसे कि जो स्टोन एज थी वो सारी, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सारे स्टोन एज है वो आ जाएगी। वो हम मान के चलते हैं 200 मिलियन ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। फिर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं है। कोई 2700 से मानता है, कोई 2500 से मानता है। तो बुक में जो दे रखा है हम उसको मानते हैं। तो उसके हिसाब से 2700 से लेके 1705 ईस्वी पूर्व तक। फिर वैदिक काल आता है। इसके बाद वैदिक काल भी दो होता है, एक अर्ली वैदिक, एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो आगे जो इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक को, जो इसमें पढ़ते हैं हम जो और वेद आ गए उनके बारे में, और जो सभ्यता थी, जो आर्य सभ्यता, वो कैसे गंगा घाटी सभ्यता तक पहुंच जाती है, वो सारी बातें हम वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो इनका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। अर्ली वैदिक है वो है 1500 से लेके 1000 बीसी का, और ये है 1000 से 600 बीसी तक का। उसके बाद महाजनपद काल है 600 ईस्वी पूर्व, जिसमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य था, वज्जी था, और भी बहुत सारे साम्राज्य थे फेमस। कौशल हो गया जैसे, और जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ इस समय कैसे फैला, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। पूर्व मौर्य काल में जो मौर्य काल है उससे पहले के जो नंद शासक है, ईरान का जो अटैक होता है, यूनान के आक्रमण, वो सारे हम पढ़ेंगे। वो है 600 से लेके 321 ईस्वी पूर्व या बीसी। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य काल, कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने कैसे इतना बड़ा विस्तार किया पूरा साम्राज्य का, हम बहुत पढ़ेंगे। उसने कैसे एक मतलब पूरा का पूरा साम्राज्य बना दिया, और कितना बड़ा अफगानिस्तान, मतलब कि आज के भारत से भी बहुत बड़ा था उस टाइम पे, और कैसे उसका प्रशासन संभाला। तो ये सारी चीज़ हम मौर्य काल में पढ़ेंगे। तो ये है 321 से 1805 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, जो मौर्य काल है उसके बाद के काल, उसका बाद का जो समय है उसके बारे में, जिसमें शुंग, कर्ण, चेदी, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाणी, इन सारों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि जैसे कि जो मौर्य काल है उस समय तो साम्राज्य पूरा एक था। उसके बाद साम्राज्य ऐसा हो गया कि भारत के एक हिस्से में देशी रियासतें हो गई, एक हिस्से में विदेशी आक्रमण कर रहे। दक्षिण भारत में कोई अलग साम्राज्य है वो फल फूल रहा है। तो अलग अलग जैसे दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, विदेशों का आक्रमण। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। ये है 200 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद है संगम काल, जिसमें चोर, चेर, पांडे, ये 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक है। अब हम ईस्वी में हो गए, ये बात भी ध्यान रखना। अब हम ईस्वी में आ चुके हैं। फिर गुप्त काल पढ़ेंगे। ये है जिसने मतलब कि कुषाण हो गए, गुप्त हो गए। गुप्त काल में भी साम्राज्य, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया है भारत में, एकता थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कुषाण में भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल का है 300 से लेके 543 तक एडी तक। फिर वाकाटक जो है 250 से लेके 500 एडी तक। फिर वर्धन में पुष्यभूति जो वंश आता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो 600 से लेके 647 एडी तक है। फिर चालुक्य आएंगे दक्षिण में, और पल्लव के बारे में पढ़ेंगे। इनकी टाइमिंग लगभग सेम सी है, और इनके बीच में युद्ध भी चलता रहता है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको
जो आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ सकें। जैसे कि प्रागैतिहासिक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो हमें जो भी एविडेंस मिले हैं, जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कि स्टोन एज के बारे में, तो वो कैसे पता चल रहा है कि पाषाण युग कैसा था, क्या कुछ होता था। तो वो हम वहाँ के आवास स्थल, वहाँ के रहने खाने पीने से जो हमें हड्डियाँ वगैरह के जो सर्वे मिले हैं उससे पता चल रहा है। तो प्रागैतिहासिक वहाँ जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो हम सिर्फ वहाँ वस्तुओं के बेस पे ही बता पा रहे हैं कि क्या कुछ होता था। आद्य ऐतिहासिक प्रो हिस्टोरिक, जहाँ लोग लिखना पढ़ना जानते थे लेकिन वो लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में लोग जानते तो थे लेकिन हम अभी तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कह रहे हैं कि चित्रकारी लिपि है, क्योंकि वहाँ पे मोहरों के ऊपर लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाए गए हैं। हम जो जिस तरह लिखते हैं, जैसे मैंने भी लिखा, तो हम यहाँ चित्र नहीं बनाते, हम सीधे लिखते हैं, लेकिन उन्होंने चित्र बना के और फिर लिख रखा था, तो वो चित्रकारी लिपि बोल रहे हैं। तो वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसीलिए वो आद्य ऐतिहासिक है, प्रो हिस्टोरिक। ऐतिहासिक वो है जहाँ लोग लिखना पढ़ना जानते थे। तो हमें साहित्य के बेस पे भी और वस्तुओं के बेस पे भी, दोनों के बेस पे हम इतिहास का अच्छे से अनुमान लगा पा रहे हैं। तो जैसे कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उससे हम पढ़ चुके हैं, जो ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में है। तो वो हम पढ़ भी चुके हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि क्या लिख रहे हैं, और वहाँ जो एविडेंस मिले हैं वैसे उसके बेस पे भी तो हम अच्छे से है इतिहास का वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह ये तीनों चीज़ भी इम्पोर्टेंट थी। अब ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इसके बाद आपके पास अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं हर चैप्टर पर वीडियो बनाती रहूँगी। और आप साथ में ये भी बताना कि मैं वीडियो ऐसे नोट्स के फॉर्म में बनाऊँ या फिर बुक्स में से, जैसे एग्ज़ाम्पल के ऐसे देखो, ऐसे बुक्स में से चैप्टर ये चैप्टर फर्स्ट ये है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। ऐसे आपको पढ़ाऊँ कि ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो आप इस तरह पढ़ोगे या फिर नोट्स के फॉर्म में आप ये भी बता सकते हो, तो मैं उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और जिस तरह आप कहोगे मैं उसी तरह आगे वीडियो बनाऊंगी। ओके, बाय बाय।